जो एग्जाम पेपर लीक माफिया है उसके सामने सरकार हारती हुई नहीं, गिड़गिड़ाती हुई, घुटने टेकती हुई दिख रही है। उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल्स को एक स्क्रिप्ट दिया और कहा कि चलिए आप इस पे एक वीडियो बनाइए और फिर इंस्टाग्राम पे डालिए। Imagine bypassing the usual security structure the government wants the Indian Air Force to help them maintain the paper secrecy and prevent a paper leak. Why is it that Indian civic sense is becoming such a talking point, massive talking point? आज सभी अखबारों में वेदांता ग्रुप के मुंबई, दिल्ली और उदयपुर स्थित ऑफिसेज में ईडी के छापे पड़ने की खबर आई है। ये पढ़कर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। नमस्कार, आज के स्ट्रीट टॉक विद पीसी में इस हफ्ते हम जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा करेंगे, जो कि सीबीएसई स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ 17-18 साल के हैं, उन्होंने अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से सीबीएसई के सिस्टम का पूरा ही पोल खोल कर दिया है और सरकार को मजबूर किया है अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने के लिए। आप समझ सकते हैं कितना जोखिम भरा काम है, कितना दिक्कत वाला काम है, कितना मुश्किल वाला काम है, पर उन बच्चों ने कर दिखा है। उसी के साथ साथ जो एग्जाम पेपर लीक माफिया है उसके सामने सरकार हारती हुई नहीं, गिड़गिड़ाती हुई, घुटने टेकती हुई दिख रही है। एक हाई लेवल मिनिस्ट्री मीटिंग में ऐसा निर्णय लिया गया जो दिखाता है कि पूरा ही एजुकेशन सिस्टम ठप हो गया है। सरकार नीट एग्जामिनेशन करवाने के लिए देश की एयरफोर्स के माध्यम से सेंटर तक पेपर को पहुंचाने पर विचार कर रही है, जो प्रधानमंत्री इस पे फाइनल निर्णय लेंगे। आप समझ सकते हैं, जो एयरफोर्स देश की सेवा के लिए लगे हैं, देश की सिक्योरिटी के लिए लगे हुए हैं, वो एग्जाम पेपर को सेंटर तक लेकर जाएंगे। वहीं पर टीवी न्यूज मीडिया बनाम यूट्यूब टीचर्स बनता हुआ दिख रहा है, जहां लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इसी के साथ साथ आजकल सोशल मीडिया पर रील्स वायरल हो रही हैं, जहां इंडियन टूरिस्ट के सिविक सेंस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं, चर्चा का विषय बन चुका है और सवाल उठ रहा है, आर वी फिट इनफ टू ट्रैवल? और अंत में देश की सरकार के लाड़के इंडस्ट्रियलिस्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर, हाँ वही वेदांत ग्रुप वर्सेस अदानी समूह। ऐसा लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम फाइनली मॉडर्नाइज हो गया है। आप पूछेंगे कैसे? आजकल सभी पूछेंगे कैसे, पर अब अगर आपके एग्जाम्स पेपर खराब चेक हों या वेबसाइट क्रैश हो जाए तो हम रिफॉर्म्स नहीं करते, हम इंस्टाग्राम रील्स बनवाते हैं, हम स्कूल से इंस्टाग्राम रील्स बनवाते हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट। जब देश के लाखों सीबीएसई स्टूडेंट्स ग्लिची ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल और बिजारली लो मार्क्स से रो रहे थे, हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने स्कूलों को एक ऑफिशियल सोशल मीडिया टूल किट भेज दिया। क्या था उस सोशल मीडिया टूल किट में? उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल्स को एक स्क्रिप्ट दिया और कहा कि चलिए आप इस पे एक वीडियो बनाइए और फिर इंस्टाग्राम पे डालिए। OSM इज सो प्रोएक्टिव एंड एम्पैथेटिक। उन्होंने रील्स बनाना शुरू कर दिया, जब एक्सपोज हुए उसको डिलीट करना पड़ा। यानी सोचिए, गलतियां हम करें, आपके फ्यूचर से हम खेलें, पर हमारी इमेज साफ आप ही करेंगे। वाह, क्या आइडिया है, क्या बात है। But CBSE forgot that this generation knows how to look past the filters. इनका पूरा डिजिटल सिस्टम एक्सपोज किया 3 टीनेजर्स ने, वेदांत श्रीवास्तव, निसर्ग अधिकारी and सार्थक सिद्धांत. I wish them all the very best for their futures. They've done a job which the government should have been doing. वेदांत ने जब री-इवैल्यूएशन मांगी तो अथॉरिटीज ने उसे किसी और ही स्टूडेंट की फिजिक्स आंसर शीट दे दी। निसर्ग ने पूरे ऑनमार्क पोर्टल की एक्सट्रीमली जो सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटीज हैं उन्होंने निकाल कर रख दी और देश के सामने साझा की। और जब उन्होंने वॉइस रेज की तो सिस्टम ने अपनी गलती सुधारने के बजाय उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और वेदांत को तो पाकिस्तानी कहना शुरू कर दिया। बट दीज किड्स डिडंट बैक डाउन। उन्होंने सारे प्रूफ पब्लिकली एक्स पर डाल दिए और दिखा दिया कि हमें पढ़ादार तो दूर, इनको खुद बेसिक्स सीखने की जरूरत है। और सार्थक सिद्धांत ने तो पूरा जो फोरेंसिक डिसेक्शन होना चाहिए, जो कि हाई एंड गवर्नमेंट सरकारी आईटी मिनिस्ट्री में जो है उनको करना चाहिए था, उन्होंने सीबीएसई के OSM टेंडर का सार्थक ने खुलासा किया। सार्थक dug out documents and exposed how CBSE rewrote its own rule book. पहले 2 टेंडर्स फेल हुए क्योंकि कोई क्वालिफाइड ही नहीं था, तो तीसरे राउंड में रूल्स को इतना लोअर किया गया जब तक
हैदराबाद बेस्ड कोएम एडुटेक क्वालिफाई ना हो जाए, उन्होंने पुअर पास परफॉर्मेंस का क्लॉज हटा दिया, ब्लैक लिस्टिंग क्राइटेरिया बदल दिया और स्कैनिंग रेजोल्यूशन तक कट कर दिया। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी हार गई और स्पेक्टेकुलर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फेलियर वाली कंपनी जीत गई। लॉजिक, उनका रेट सस्ता था। सस्ते के चक्कर में बच्चों का करियर ही सस्ता बना दिया है। इस तरीके की सरकार काम कर रही है। तो इस डिजास्टर पर जनता का क्या कहना है? लेट्स लुक एट द सी वोटर पोल। 66% of respondents clearly believe that the union education minister should resign. और सुनिए, even 58% of NDA voters agree with this sentiment. This is serious and the government should relook into their decision. मतलब लोग के जो PR stunts हैं, scripted reels हैं, लोग convince हो रहे हैं, उनको लगता है, पर people now want accountability. They have seen through the Instagram reels. अब आप बताइए, क्या आपने किसी स्कूल प्रिंसिपल की स्क्रिप्टेड रील देखी है? क्योंकि अब तक सब डिलीट हो चुकी होंगी। अब मीडिया के माध्यम से खबर आ रही है कि सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है, विच इज सीबीएसई चेयरमैन और वहां के सेक्रेटरी को इवैल्यूएशन फेलियर के चलते ट्रांसफर कर दिया है, यानी सैक नहीं किया है, ट्रांसफर कर दिया है। और एक मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है to probe the procurement on-screen marking services by CBSE. How did they procure it? I mean, come on, dear media. Are you serious? ये तो एक छोटा सा ध्यान भटकाने वाला कदम है, जो एक कलोसल फेलियर को छिपाने की कोशिश ही नहीं, एक साजिश है। जैसे कि ऐसे सिचुएशन जहां सर्जरी की जरूरत होती है और सर्जरी इंपॉर्टेंट होती है, वहां पर आप बैंडेज चिपका दें और कहें ऑल इज वेल। ये कैसे सब चंगासी हो सकता है? Hundreds of students have reportedly made it to IIT, various IITs across the country, but are stuck due to the situation of their 12th exam papers still not being corrected and final paper marks not given to them. What a shame! और सरकारी lawyers कोर्ट में कह रहे हैं कि PM is directly monitoring the situation. और हमारे देश की मीडिया उसको हाईलाइट कर चमका रही है। Once again, this doesn't reflect well on the Prime Minister of this country, but it reflects that the rot is right at the top. And that is the only truth. Lakhs of students give up years of their youth for exams like NEET and CBSE. पर जब चर्चा उनकी चिंताओं पर कम और सरकार के बचाव में ज्यादा व्यस्त होती है, तो सवाल मीडिया पर भी लगता है। आज देश के सामने सवाल ये है कि देश की जो मेन स्ट्रीम टीवी न्यूज मीडिया है, वो सरकार से तीखे सवाल कर रही है या क्यों नहीं कर रही है, क्यों डरने से बच रही है। वही काम अगर यूट्यूब पर कर दें कुछ एडुकेटर्स, तो उन पर बवाल मच जाता है। जैसे कि हाल ही में कुछ न्यूज चैनल्स के कमेंट्स से मैसिव ऑनलाइन स्टॉर्म होता हुआ दिखा है, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया बनाम ऑनलाइन एडुकेटर्स बनता जा रहा है। काफी सारी रील्स आपने देखी होगी कि मीडिया चैनल्स के मेन स्ट्रीम जो न्यूज साइट्स हैं वो डिस्कस कर रही हैं। तो सवाल ये बचता है, हर तालाब में गंदी मछली मिलती है। हो सकता है कुछ ऑनलाइन एडुकेटर्स क्लिकबेट के चक्कर में रील्स बनाते हो, पर सभी को सेम ब्रश से डिफाइन करना बहुत ही गलत होगा और आप वो आउटरीच से देख ही रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब टीचर्स मिनिमम कॉस्ट में देश का फ्यूचर भी बना रही हैं। वो लाखों गरीब बच्चों को सिंपल कॉन्सेप्ट से एजुकेशन दे रहे हैं। ये मैं भी सहमत हूं कि कोचिंग क्लासेस का एक बड़ा माफिया बन चुका है और बहुत जगह जब 2024 में नीट के इन्वेस्टिगेशन चल रहा था पेपर लीक को लेकर, तब कुछ ऐसे क्लासेस भी पाए गए जो उसमें शामिल थे। बट बड़ा सवाल is to the government, and it should have been the media asking these tough questions, but it was these teachers who used their platform to ensure and amplify that the students' voices were heard, their agony was spoken about, and where the youth felt that there was at least someone speaking up for them.
अब हम चलते हैं नीट की री एग्जामिनेशन को लेकर। बहुत सारी बातें की गई, सिचुएशन को लेकर इतनी स्ट्रेंज होती जा रही है कि अब सरकार अपना फेलियर छुपाए नहीं छुपा पा रही है। Imagine bypassing the usual security structure the government wants the Indian Air Force to help them maintain the paper secrecy and prevent a paper leak. Imagine how powerful the paper leak mafia has become कि इसके एक सरकार उसके सामने झुक गई है। आपको क्या लगता है ये सरकार की विफलता को साबित नहीं करता है? ऐसा क्यों है कि 2024 की एक्सपर्ट कमेटी के जो रिकमेंडेशन थे उनको इग्नोर किया गया, अब तक लागू नहीं किया गया? और ऐसा क्यों है कि सरकार इस शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा उनसे नहीं मांग रही है? तो ये सवाल उठता है कि जो चीजें 2024 में कर लेनी चाहिए थी और पिछले दशक में जितने पेपर लीक हुए हैं और 9 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, उस पर गहरी चिंता क्यों इस सरकार को नहीं दिख रही है? आई डू नॉट थिंक कि सीबीएसई के लोगों को हटाना या नीट के री एग्जामिनेशन को फुल प्रूफ करने की कोशिश में तुम्हें एयरफोर्स को बुलाना आपकी विफलता दिखाता है। और जब तक हम इस्तीफा नहीं मांगते हैं एट द टॉप, तब तक यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। बट बिकॉज प्लीज रिमेंबर, bureaucracy does what it is being told, and after the approval of those who are in the positions to take those decisions, तो सरकार अपने आप को अब्सॉर्व नहीं कर सकती है from this huge responsibility of giving its own duty and responsibility, handing it over to the armed forces of this country, जिनको देश की सुरक्षा करनी चाहिए, जिनका जो महत्व है देश के सारे बॉर्डर्स को संभाल कर रखना है, और अगर कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत करे तो उनको सबक सिखाना है। वो आज हमारे पेपर सेटर्स को और पेपर एग्जाम के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा, ये कहां तक लाजमी है? सरकार अपनी जवाबदेही से बच रही है, और सरकार अगर सीरियस है यूथ की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, तो सरकार जो इस्तीफा मांगेगी सबसे पहले देश के एजुकेशन मिनिस्ट्री का मांगेगी, क्योंकि बहुत हो चुका, जनता के सवाल बहुत हो चुके, उनके प्रोटेस्ट हो चुके, उनके आउटरीच। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि उस पे जवाब दें। Recently, several videos have emerged of obnoxious Indian tourist behavior while overseas, from Garba on the tarmac to throwing garbage to other issues that raise questions on Indian travelers. The need for heightened civic sense has become extremely important as travelers to other nations and also within India, especially on cleanliness in public spaces, as well as ensuring that we are sensitive to the civic sensibilities that are prevalent in other nations. दोस्तों, traveling is one of the most beautiful experiences in life. जब हम दूसरे देशों में जाते हैं तो हम सिर्फ नए प्लेसेस एक्सप्लोर नहीं करते हैं, बल्कि हम अपने कल्चर को भी वहां रिप्रेजेंट करते हैं। बट रिसेंटली सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जहां इंडियन टूरिस्ट का जो पब्लिक बिहेवियर है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, उस पर काफी लोगों ने आपत्ति भी जताई है और इंटरनेशनली थोड़ा क्वेश्चन किया गया है। कहीं पब्लिक स्पेसेस में लाउड गरबा हो रहा है तो कहीं क्लीनलीनेस को लेकर इश्यूज हैं। टारगेट करना या ब्लेम गेम खेलना बहुत आसान होता है, पर हमें एज अ सोसाइटी थोड़ा पीछे हटकर देखना होगा कि ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। Why is it that Indian civic sense is becoming such a talking point, massive talking point for us globally today? I think it is something that we really need to think about seriously. और पता है बात क्या है? जब हम उन देशों के अपने देश से बाहर निकलते हैं और उन देश जाते हैं तो हमारे पास एक बड़ा टैग होता है, वो हमारे इंडियन पासपोर्ट का, हमारे इंडियन होने का। सेफ या अनसेफ बिहेवियर, पोलाइट या लाउड टोन, हम जो भी करते हैं लोग उससे पूरे देश को जज करते हैं। वी आर क्वाइट लिटरली द अनऑफिशियल एम्बेसडर्स ऑफ अ नेशन। दे सी अस एज इंडियंस एंड देन जज एंटायर नेशन as what we are doing in terms of our behavior. अगर हम फॉरेन स्ट्रीट्स पर कचरा फेंकते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते तो लोग सिर्फ एक पर्सन को गलत नहीं बोलते हैं, उनका पर्सपेक्टिव हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए ही बदल जाता है। बिकॉज लोकल सिटीजन्स देयर डोंट नो यू पर्सनली, दे ओनली नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। इसलिए वी आर ट्रैवलिंग अ लॉट मोर
इतने ज्यादा जो इंडियन टूरिस्ट हैं वो विदेशों में जा रहे हैं। से सिविक मैनर्स अब कोई ऑप्शनल चीज नहीं रह गया है, हमारे कलेक्टिव रेप्यूटेशन का ये एक अहम हिस्सा है और एक ये महत्वपूर्ण योगदान है। हमें समझना होगा कि अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने यूनिक सोशल रूल्स होते हैं। कुछ देशों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तेज आवाज या तेज वीडियो सुनना या बात करना या वीडियो कॉल करना बुरा माना जाता है। कुछ जगहों पर क्यूज और पर्सनल स्पेस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। क्लेanलीनेस तो एक यूनिवर्सल रूल है। ये सब कोई कॉम्प्लेक्स रूल्स नहीं है, बस एक बेसिक अवेयरनेस होती है। हमें एज ट्रैवलर्स थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ के एटिकेट्स क्या हैं, क्या वहाँ के रूल्स हैं, क्या उनकी कल्चरल सेंसिटिविटीज है। बीइंग रिस्पेक्टफुल टू लोकल कल्चर डजंट मीन वी आर चेंजिंग आवरसेल्व्स, इट सिंपली मीन्स वी वैल्यू द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द होस्ट कंट्री। सिविक सेंस हमारे किसी स्कूल में फॉर्मली नहीं सिखाया जाता है, ये हमारी खुद की सेंसिबिलिटी से आता है, टू विच वी नीड टू क्रिएट मोर अवेयरनेस। और ये बदलाव सिर्फ इंटरनेशनल ट्रिप्स तक ही सीमित नहीं है या लिमिटेड नहीं होना चाहिए। वी नीड टू प्रैक्टिस दिस विद इन इंडिया टू। हमारे अपने और कितने सारे ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस हैं, बीचेस हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, को भी वही रिस्पेक्ट से और उसी साफ सफाई से रखना एक जरूरत है। जो हम अपने घर के अंदर या घर के बाहर करते हैं वो एक ही होना चाहिए। को भी अपना समझना, जो बाहर हो रहा है, जो बाहर की जगह है, पब्लिक स्पेस है, उनको अपना ही समझना चाहिए। तभी जाकर सिविक सेंस हमारी हैबिट बन जाएगी। फिर चाहे हम शिमला में हों या स्विट्जरलैंड में, हम कभी वहां कचरा नहीं फेंकेंगे, वहां की चीजों का मर्यादा करेंगे। इट्स ऑल अबाउट एजुकेटिंग आवरसेल्व्स एंड द पीपल अराउंड अस। अगर हम अपने साथ वालों को पोलाइटली गाइड करें तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज और माइंडसेट चेंज आ सकता है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करें तो ये याद रखें कि आपका बिहेवियर ही आपके देश का एक रिफ्लेक्शन है। लेट्स मेक श्योर कि हमारी वजह से हमारे तिरंगे की आन बान शान किसी तरीके से कम ना हो और हम हमेशा से गर्व से कह सके, हाँ हम हिंदुस्तान के वासी हैं। बी अ कॉन्शियस ट्रैवलर, बी एन एम्पैथेटिक ग्लोबल सिटीजन। आपको क्या लगता है, हम एज अ कम्युनिटी अपनी ट्रैवलिंग एटिकेट्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? लेट्स डिस्कस दिस कंस्ट्रक्टिवली इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड रियली लाइक इट अगर आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ट्रैवल करते हों, जो ना भी ट्रैवल करते हों, और वो समझें कि ये जो जिम्मेदारी है सिविक सेंस की, सिर्फ आप ही की नहीं है, पूरे समाज की है। और अगर समाज बदलेगा तभी देश बदलेगा और हम विदेश के ग्लोबल सिटीजन्स, एम्पैथेटिक ग्लोबल सिटीजन्स बन सकेंगे। और जाते जाते एक खबर, आज सभी अखबारों में वेदांता ग्रुप के मुंबई, दिल्ली और उदयपुर स्थित ऑफिसेज में ईडी के छापे पड़ने की खबर आई है। ये पढ़कर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये तो होना ही था। आखिरकार कौन सा अन्य इंडस्ट्रियलिस्ट है जो सरकारी ब्लू आइड इंडस्ट्रियल से आज के जमाने में पंगा ले सकता है? अनिल अग्रवाल जी ने हिम्मत दिखाते हुए और साथ ही साथ ईडी को और सीबीआई आईटी जो इनकम टैक्स है उनको इनवाइट कर दिया बाय ट्वीटिंग व्हाट ही डिड। कुछ भी करो, बोलो, पर परम पूज्य श्री श्री इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में कुछ मत बोलो। अब जब जेपी ग्रुप का मामला सुप्रीम कोर्ट और एनसीएलटी में सेटल हो गया है तो छापे तो लाजमी थे। I had done a small video on this earlier for you to understand why Vedanta Group is being targeted. Resharing it just for your information. नमस्कार, आज मैं आपके बीच में एक बहुत सिंपल मैथ क्वेश्चन लेकर आई। मुझे पता है मैथ सुनते ही मेरे सारे ट्रोल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, पर उनको एक तरफ रखते हुए सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता सकता है, और कितनी भी कमजोर हूँ मैथ में मैं भी बता पाऊंगी, पर ये जीनियस की भी जरूरत नहीं है। आप मुझे बस ये सिंपल मैथ क्वेश्चन है कि 17,000 करोड़ ज्यादा बड़ा है या 14,535 करोड़। मुझे पूरी उम्मीद है कि हर बच्चा भी, सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता देगा कि 17,000 करोड़। मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कल एक ट्वीट मेरे संज्ञान में आया जहाँ पे अनिल अग्रवाल जी जो चेयरमैन है वेदांता ग्रुप के, उन्होंने भागवत गीता
की बात रखते हुए अपनी व्यथा सुनाई, जहां उन्होंने कहा कि जेपी ग्रुप जो है, जो बैंकरप्ट हो चुका है, उत्तर प्रदेश का एक जाना माना एक ग्रुप था, उस पर आईबीसी का प्रक्रिया के अनुसार बिडिंग प्रोसीजर शुरू हुआ। उनके जो डेट्स हैं जेपी ग्रुप के करीब 57,000 करोड़ के हैं, पर नेट प्रेजेंट वैल्यू एसेट्स जो बताई गई थी, जो बिडिंग प्रोसेस शुरू हुआ था 12,505 करोड़ को लेकर था। उसमें उसके बैंक्स, उसमें सीमेंट कंपनी है, उनका F1 सर्किट है, उनका होटल्स हैं, उनकी रियल एस्टेट है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। तो 12,505 करोड़ से उसकी बिडिंग शुरू हुई। जो वेदांता ग्रुप थे, फाइनल दो ही बिडर्स थे, मेन बिडर्स थे, एक था अदानी ग्रुप और एक था वेदांता ग्रुप। अदानी ग्रुप का बिड था 14,535 करोड़ का और वेदांता का था 17,000 करोड़। ये बिड वेदांता ग्रुप को दी गई बाय द वर्च्यू ऑफ द मनी दैट ही वाज ऑफरिंग, और वो नेट प्रेजेंट वैल्यू के अनुसार भी 1,000 करोड़ अदानी ग्रुप से अधिक था। तो उनको ये लिखित में दे दिया गया कि वो बिड जीत चुके हैं, पर सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि वो डिसीजन को रिवर्स कर दिया गया। जब पता लगाया गया तो फिर मैंने उस पर जांच की, मैंने कहा कि डिसीजन कैसे रिवर्स हुआ है। तो डिसीजन रिवर्स इसलिए हुआ कि कहा जाता है कि जो डेट्स हैं, जो 57,000 करोड़ के करीब 57,000 to 59,000 करोड़ के टोटल बैंक के डेट्स हैं, जिसमें से 86% जो है, जो वेदांता के पास डेट्स थे, वो COC जो कंसोर्टियम ऑफ क्रेडिटर्स हैं, वो NARCL के अंतर्गत हैं। व्हाट इज NARCL? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो गवर्नमेंट बैक्ड बैड बैंक है, लेड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो वो उनका जो स्टेक था इस डिसीजन मेकिंग में, वो 86% था, गवर्नमेंट बैक्ड एंड लेड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और 3% करीब करीब ICICI बैंक का। सो बेसिकली नो से इन दैट, जैसे ही डिसीजन आया कि जेपी ग्रुप को मिला है, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जेपी ग्रुप का स्ट्रक्चर नहीं ठीक लग रहा है, हमें स्ट्रक्चर अदानी ग्रुप का लग रहा है। हैव अ हैप्पी वीकेंड। जय हिंद।